अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर डूइंग ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स डिग्रेडेशन। ठीक है, सिंथेसिस हमने कर ली थी, तो अब हम डिग्रेडेशन करने लगे हैं। इसकी डिग्रेडेशन कैसे होती है? ये इनकी डिग्रेडेशन होती है बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, सारा लाइसोसोमल प्रोसेस है। और ठीक है, और लाइसोसोम्स भी फेगोसाइट्स के यानी माइक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स वगैरह के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके अंदर इसके जो है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जस्ट द केस विद ग्लाइकोजामाइनो ग्लाइकेन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, वेरी मच रिजेंबलेंस है इनके दरमियान। तो आपको बुक में कई जगह पर ना उनका रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, सेकेंडली क्या लिखा हुआ है कि इसमें हमारे पास वी हैव डिग्रेडेशन इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। इसकी इंपॉर्टेंट बात है, इसका रूल क्या होता है कि जैसे सिंथेसिस में अगर हमने ग्लूकोज पहले ऐड किया है, फिर हमने नेगेटिवली चार्ज ग्रुप ऐड किया है, फिर कुछ सब यूनिट्स ऐड किए हैं, तो जो सब यूनिट्स बाद में एंटर होंगे एज दे विल बी प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल साइड, तो वो रिमूव सबसे पहले होंगे। ठीक है, तो लास्ट ऑन फर्स्ट ऑफ वाला रूल है। ठीक है, इसके अंदर इसकी डिग्रेडेशन के अंदर वो फॉलो होता है। ठीक है, अगर इसकी डिग्रेडेशन का कोई भी एंजाइम डेफिशिएंट होगा एज इट इज अ लाइसोसोमल प्रोसेस, तो इट कैन लीड टू लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। ठीक है, और इस केस में हम उसको कहते हैं स्फिंगोलिपिडोसिस। ठीक है, वो वाला स्फिंगोलिपिड जो उस एंजाइम से ब्रेक डाउन हो रहा था वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और इस प्रोसेस को इस इन डिजीज़ को हम स्फिंगोलिपिडोसिस कहते हैं। ठीक है, और सेकेंडली कि ये जो स्फिंगोलिपिडोसिस होते हैं इनकी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एंजाइम डेफिशिएंसीज होती हैं। लाइक जैसे हमने नेमाटिक डिजीज़ में पढ़ा कि वो A B यानी उसमें लेस देन 1%, 10%, 50% जितनी एक्टिविटी प्रेजेंट होगी उस बेस पर हमने इसके टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक तो एंजाइम डेफिशिएंट हो सकता है, और नंबर 2 इन डिजीज़ में हमारे पास कोई एक्टिवेटर प्रोटीन्स होती हैं वो भी डेफिशिएंट हो सकती हैं। ठीक है, वो एक्टिवेटर प्रोटीन्स को हम कहते हैं उनका उनका नाम होता है सिपोसिन्स। ठीक है, अगर वो हमारे पास डेफिशिएंट होंगी वो क्या करती हैं, हाइड्रोलेसिस जो एंजाइम है हमारे पास उसको एक्सेस प्रोवाइड करती हैं टू द पॉइंट फ्रॉम विच दे वांट टू ब्रेक द चेन और दे वांट टू ब्रेक द कंपाउंड। तो वो भी नहीं होंगी तो भी वो कंपाउंड डिग्रेड नहीं हो पाएगा और वो अल्टीमेटली अक्यूमुलेट होने लग जाएगा। ठीक है, और सेकेंडली कि हर डिजीज़ में क्योंकि एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है वो डेफिशिएंट होता है, तो एक स्पेसिफिक कंपाउंड की एक्यूमुलेशन होती है। ठीक है, पूरा अभी हम डिग्रेडेशन पाथवे पढ़ेंगे तो उसके अंदर हर जगह पर ना स्पेसिफिक चीज़ें एक्यूमुलेट हो रही होती हैं। सो दिस इज़ द पूरा जो पाथवे है जो डिग्रेडेशन का वो नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इस पाथवे में होता क्या है। उसके बाद जो है हम इसकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इनकी, बल्कि पहले हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये डिजीज़ हैं इनकी इनमें क्या होता है कि ये सारी डिजीज़ ना स्पेसिफिक होती हैं, जो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपके पास स्पेसिफिक कंपाउंड एक्यूमुलेट होगा। सेकेंडली सारी डिजीज़ जो हैं वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम डेफिशिएंसीज आर ऑटोसोमल रिसेसिव। दो डिजीज़ के अलावा जिसमें हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ हैं, सॉरी सिर्फ एक है फेब्री डिजीज़। फेब्री डिजीज़ एक्स लिंक्ड है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, द इंसिडेंस ऑफ स्फिंगोलिपिडोसिस इज लो इन मोस्ट पॉपुलेशंस एक्सेप्ट फॉर गॉशियर्स एंड टे सैक्स डिजीज। ठीक है, इन दोनों के अलावा बहुत लो रिस्क है, और ये ज़्यादा कॉमन किसमें है, जिसमें नेमांपिक डिजीज जैसे एशकेनाज़ी जूइश पॉपुलेशन में कॉमन थी। बिल्कुल ये दोनों डिजीज भी इन्हीं पॉपुलेशन में कॉमन है। और क्या होता है इन डिजीज़ की प्रॉपर्टीज़ ये है कि जिस भी स्पेसिफिक कंपाउंड के अंदर ये जहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड्स या इंटरमीडिएट, तो वहाँ पर अगर एंजाइम डेफिशिएंसी हो तो उस रिस्पेक्टिव ऑर्गन की जो है वो हाइपरट्रफी हो जाती है, वो इनलार्ज हो जाता है, उसका साइज़ उसकी पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कि हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस में डिफरेंट टेस्ट हैं जिसमें हमारे पास कल्चर्ड फाइब्रोब्लास्ट और पेरिफेरल ल्यूकोसाइट्स हैं। ठीक है, या हम डीएनए का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए एनालिसिस हो सकता है, फाइब्रोब्लास्ट और पेरिफेरल ल्यूकोसाइट्स हो सकते हैं। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, हम टिश्यू की बायोप्सी करके हिस्टोलॉजिकली भी उसको देख सकते हैं। उसके अंदर क्या होगा कि जैसे कुछ डिजीज़ के कुछ हॉलमार्क्स होते हैं, लाइक शेल लाइक इंक्लूजन बॉडीज नजर आएंगी आपको। टे सैक्स डिजीज़ में रिंकल टिश्यू पेपर अपीयरेंस होगी, साइटोसोल की गॉशियस डिजीज़ में। उसके अलावा हम कल्चर्ड एमनियोसाइट्स भी करा सकते हैं। प्रीनेटल डायग्नोसिस में ना एमनियोसाइट्स यानी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें कल्चर करके उनके अंदर उस कंपाउंड की कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोरियोनिक विला सैम्पलिंग हो सकती है। गॉशियस डिजीज़ में चूँकि मैक्रोफेजेस दे आर इनगॉर्ज विद ग्लूकोज हाइड्रोसाइड, इस कंपाउंड की इसमें एक्यूमुलेशन होती है। और फेब्रे डिजीज़ में ग्लोबोसाइड्स एक्यूमुलेट होते हैं। वैस्कुलर एंडोथेलियल लाइसोसोम्स में ब्रेन, हार्ट, किडनीज और स्किन के, ये बहुत वाइटल ऑर्गन है ब्रेन, हार्ट, किडनीज, तो इनके वैस्कुलर एंडोथेलियम के अंदर ये कंपाउंड एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इनकी पैथोलॉजीज बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटिंग होती हैं। तो हम क्या करते हैं इन केसेस में, ह्यूमन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, रिकम्बिनेंट ह्यूमन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके ज़रिए से हम उस एंजाइम की जीन है वहाँ पर हम उसको जो है वो चेंज कर देते हैं ताकि उस एंजाइम की जो है वो सिंथेसिस इंक्रीज हो जाए। सेकेंडली क्या होता है कि लेकिन इन प्रोसेस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस ऑफ कि जिसमें हम जो है वो इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सबस्ट्रेट रिडक्शन थेरेपी, यानी उस एंजाइम की जो सबस्ट्रेट थी हम कुछ ऐसा करेंगे उसकी सबस्ट्रेट को कम कर दें। ठीक है, उसकी डिनोवो सिंथेसिस को कम कर दें ताकि चूँकि वो डिग्रेड तो ऑलरेडी नहीं हो रही तो उसकी एक्यूमुलेशन कम हो। तो दिस इज़ नोन एज सबस्ट्रेट रिडक्शन थेरेपी। और फार्माकोलॉजिकल चीज़ें भी हो सकती हैं, हम फार्माकोलॉजिकली उस कंपाउंड को जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसको डिग्रेड करें। ठीक है, या हम उसको जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करवा दें, या वट एवर द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग में भी, तो हम इसको फार्माकोलॉजिकली भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी ये डिजीज़ेस। ठीक है, अब इसके बायोलॉजिकल स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोसेस, ये हम वो देखते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, और इन डिजीज़ेस को भी थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इन डिजीज़ेस में आपको बस एंजाइम पता होना चाहिए, और उस एंजाइम से ऊपर वाला जो उसका सबस्ट्रेट है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वो पता होना चाहिए। और थोड़े थोड़े इनके फीचर्स। ठीक है, कुछ फीचर्स तो कॉमन है वो आप देखेंगे।
ठीक है। जैसे हमारे पास अब ये फर्स्ट कंपाउंड है GM1, ठीक है। ये GM1 क्या है, ये गैंग्लियोसाइड है। गैंग्लियोसाइड कैसी है, देखेंगे इसकी गैंग्लियोसाइड किस तरह से है, इसके पास नैना ग्रुप प्रेजेंट है, इसके पास ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ठीक है। ये गैंग्लियोसाइड है, ठीक है। ग्लोबोसाइड प्लस नैना इज इक्वल टू गैंग्लियोसाइड। तो ये हमारे पास एक गैंग्लियोसाइड है। अब ये गैंग्लियोसाइड के ऊपर क्या चीज़ एक्ट करी है, इसके ऊपर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्ट किया और उसने इसका गैलेक्टोज रिमूव कर दिया, ठीक है। जब उसने इसका गैलेक्टोज रिमूव कर दिया है तो अब ये कन्वर्ट हो गया है हमारे पास, कौन सा गैलेक्टोज रिमूव हुआ है, यहाँ वाला, ठीक है। तो यू कैन सी अब यहाँ पर एक गैल NaC बच गया है, ये सारा वैसे ही है। अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है GM2 में, ठीक है। इस GM2 के ऊपर हेक्सोसामिनिडेज, बीटा हेक्सोसामिनिडेज ए एक्ट करेगा और वो इसके गैल NaC यानी गैलेक्टोज न्यूरा N-एसिटाइल गैलेक्टोजामीन को रिमूव कर देगा, ये वाला, ठीक है। जिसकी नतीजे में क्या बनेगा हमारे पास, इसके नतीजे में हमारे पास बनेगा GM3, और GM3 में नैना होगा और ये चेन होगी, ठीक है। इस चेन को फिर हम नैना को रिमूव करेंगे। नैना को रिमूव करने के लिए न्यूरामिनिडेज एंजाइम यूज होता है, ठीक है। वो इस नैना को रिमूव कर देगा। जो रेस्ट ऑफ द चेन बनेगी इसको हम कहेंगे लैक्टोसाइल सेरिब्रोसाइड, ठीक है, क्योंकि ये सेरिब्रोसाइड है। उसके बाद क्या होगा, इस अब हमने इसके ऊपर से गैलेक्टोज और ग्लूकोज के ना ये सब यूनिट्स रिमूव करने हैं। तो हमेशा जो शुगर कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं वो गैलेक्टोसाइडेज से करते हैं। तो गैलेक्टोज रिमूव होगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोबारा ग्लूकोज गैलेक्टोसाइड, अब गैलेक्टोसाइडेज था ना फॉर गैलेक्टोज, ग्लूकोसाइडेज आएगा फॉर ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज को रिमूव करेगा, ठीक है। और ये इसको कन्वर्ट कर देगा सेरामाइड में, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी सिंथेसिस में, हमने इसके फॉर्मूला में, स्ट्रक्चर में बताया था कि सेरामाइड के साथ जब कोई मोनोसेक्राइड ऐड होगा तो उसे हम सेरिब्रोसाइड कहेंगे, डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड होगा तो ग्लोबोसाइड कहेंगे, ठीक है। तो जब हमने सारे शुगर सब यूनिट्स बचा दिए तो जो एंड पे बचा इट इज़ द सेरामाइड, ठीक है। उसके बाद ये सेरामाइड जो है, हम सेरामाइड, ये सेरामिनिडेज वाला रिएक्शन भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि सेरामाइड का जो फैटी एसिड वाले ग्रुप होता है ना, वहाँ पर सेरामिनिडेज एक्ट करता है, उसके फैटी एसिड को उतारता है। और सेरामाइड से जब हम फैटी एसिड रिमूव कर दें तो उसके पास सिर्फ स्विंगोसिन बच जाता है, क्योंकि सेरामाइड बना ही स्विंगोसिन प्लस फैटी एसिड के मिलने से था। तो ये फैटी एसिड रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ स्विंगोसिन, ठीक है। एक ये हमारे पास पूरी लीनियर चेन है। उसके अलावा क्या है कि हमारे पास अगर कोई ग्लोबोसाइड है, सिंपल कंपाउंड है थोड़ा सा रिलेटिवली इस GM2 की निस्बत, तो हमारे पास बीटा हेक्सोसामिनिडेज क्या करेगा, एन-एसिटाइल, अच्छा ये भी आप सबस्ट्रेट्स के नाम याद रख लें। जो हेक्सोसामिनिडेज होगा उसका उसने रिमूव करवाना होगा एन-एसिटाइल वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये एन-एसिटाइल गैलेक्टोजामीन को रिमूव करवाएगा तो हमारे पास ये कंपाउंड बचेगा। बारी बारी इसमें से ये सारे उतरते जाएंगे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है, जैसे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है। अगर हम बारी बारी इन्हें रिमूव करते जाएं लाइक इन द प्रीवियस केस, जैसे हमने पहले पढ़ा है, तो पहले गैलेक्टोज रिमूव हुआ, ये वाला उतर गया अल्फा गैलेक्टोसाइडेज की हेल्प से, तो हमारे पास ये सारा बच गया। अब इसमें से हमने गैलेक्टोज रिमूव किया, सॉरी, तो बस ग्लूकोज बच गया। फिर ग्लूकोज रिमूव किया तो फिर हमारे पास एंड पे वही सेरामाइड बच गया जो पहले था, ठीक है। तो ये वही साइकिल है, यहाँ से आगे पिछले वाले साइकिल में ही जो है वो कंटिन्यूएशन हो गई है, ठीक होगी बात। उसके बाद इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है लास्ट स्टेप में, अब अगर आप इधर आएँ तो ये सेरामाइड और किन किन तरीकों से बन रहा है। अगर आप फॉस्फोराइल कोलिन यानी स्फिंगोमाइलिन है इसमें से, अगर आप स्फिंगोमाइलिन में क्या क्या होता है, स्फिंगोमाइलिन में स्फिंगोसिन बैकबोन होती है, ठीक है। उसके अंदर फैटी एसिड होता है और उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है और एल्कोहल होती है। अगर आप एल्कोहल और फॉस्फेट को उतार दें तो हमारे पास सेरामाइड बच जाता है, ठीक है। और सेरामाइड में स्फिंगोसिन और फैटी एसिड होता है। अगेन वो फैटी एसिड निकाल दें तो सिर्फ स्फिंगोसिन बच जाएगा बाय सेरामिनिडेज, ठीक होगी बात। उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक और पाथवे है जिसमें हमारे पास सल्फाटाइड हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक गैंग्लियोसाइड से स्टार्ट किया, फिर हमने ग्लोबोसाइड से स्टार्ट किया, फिर अब हम सल्फाटाइड से स्टार्ट करें। हम सबकी डिग्रेडेशन पढ़ रहे हैं वन बाय वन, ठीक है। तो सल्फाटाइड में क्या होता है, सबसे पहले हम सल्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं, ठीक है। नैना में सबसे पहले वो नहीं रिमूव हो रहा था, पहले ग्लूकोज सब, ये अगर हम इसको देखें ना, नैना में पहले हमारे पास क्या रिमूव हुआ है, गैलेक्टोज सब यूनिट, फिर हमारे पास जो है वो गैल NaC रिमूव हुआ है, उसके बाद नैना रिमूव हुआ है, ठीक है। जबकि सल्फाटाइड में नेगेटिवली चार्ज ग्रुप सबसे पहले रिमूव हो जाता है बाय अराइल सल्फाटेज एंजाइम। फिर हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज आता है, वो गैलेक्टोज को रिमूव कर देता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ गैलेक्टोज बच गया था। इधर से देखें तो अब दोबारा ये सेरामाइड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब सेरामाइड के साथ आगे वही होगा जो पहले होता आ रहा है। सो दैट्स हाउ हमारा एंड प्रोडक्ट सेरामाइड होता है और फिर सेरामाइड डिग्रेड होता है स्फिंगोसिन में, ठीक है। अब अगर आप इनकी डिजीजेस देखें तो अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेप पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज डेफिशिएंट हो, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की डेफिशिएंसी से हमारे पास ये गैंग्लियोसाइड्स की एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये डिजीज़ के ये सारे फीचर्स होंगे, न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन, क्योंकि गैंग्लियोसाइड्स की सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन ब्रेन में होती है। तो ब्रेन में अगर इनकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी तो न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन होगी, हेपाटोस्प्लेनोमेगाली होगी, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ होंगी और चेरी रेड मैकुला होगा। बहुत सारी डिजीज़ में होता है चेरी रेड मैकुला, अभी आप देखेंगे। देन आ जाएँ सेकंड स्टेप पर, अगर हेक्सोसामिनिडेज ए डेफिशिएंट है तो टे सेक्स डिजीज होती है, जिसमें गैंग्लियोसाइड्स अगेन एक्यूमुलेट हो जाएंगे बिकॉज GM2 इज ऑल्सो अ गैंग्लियोसाइड, तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर इसमें भी न्यूरो डिजनरेशन होती है, ब्लाइंडनेस होती है, चेरी रेड मैकुला, मस्कुलर वीकनेस एंड सीजर्स, CNS रिलेटेड फैक्टर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हम इस वाले पाथवे पर जो ग्लोबोसाइड्स को डिग्रेड करा था, इसमें हमारे पास ग्लोबोसाइड्स एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है, और GM2 भी एक्यूमुलेट होगा बिकॉज हेक्सोसामिनिडेज यहाँ भी वर्क कर रहा है, यहाँ पर भी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर ग्लोबोसाइड्स भी एक्यूमुलेट होंगे और ये भी एक्यूमुलेट होगा, ठीक होगी बात। उसके बाद हमारे पास क्या आता है,
उसके बाद आता है इसको हम कहते हैं सैंड हॉप डिजीज़, और इसके फीचर्स क्या हैं? सेम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एज टे सैक्स बट विद विसरल इन्वॉल्वमेंट एज वेल। ठीक है, टे सैक्स जैसे मोस्टली फीचर होते हैं, बट इसमें विसरल इन्वॉल्वमेंट भी होती है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिजीज़ पर। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ हमारे पास कौन सी है नेक्स्ट डिजीज़? फैब्रेज डिजीज़। फैब्रेज डिजीज़ में क्या होता है? फैब्रेज डिजीज़ भी ग्लोबोसाइड वाले पाथवे में है कि अगर हमारे पास अल्फा गैलेक्टोसाइडेज डेफिशिएंट हो जाए। अल्फा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है कि ग्लोबोसाइड की ना डिग्रेडेशन करवा रहा है इनटू द ये वाला लैक्टोसाइल सेरिब्रोसाइड वाले कंपाउंड के अंदर। तो जब ये नहीं होगा तो ग्लोबोसाइड अगेन एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसमें रेडिश पर्पल स्किन रैश होता है, किडनी और हार्ट फेलियर होता है, एंड बर्निंग पेन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, सो दीज आर इट्स फीचर्स। देन हमारे पास आ जाता है अगर हमारे पास बीटा ग्लूकोसाइडेज डेफिशिएंट है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज भी कहते हैं इसको, तो आती है गॉशियस डिजीज। ठीक है, इसमें क्योंकि ग्लूकोसेरिब्रोसाइड इसका सबस्ट्रेट है, तो इसमें ग्लूकोसेरिब्रोसाइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। मोस्ट कॉमन लाइसोसोमल डिजीज है, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली होती है, ऑस्टियोप्रोसिस होता है। ठीक है, और सीएनएस इन्वॉल्वमेंट इन रेयर इन्फेंटाइल एंड जुवेनाइल फॉर्म्स में सीएनएस इन्वॉल्वमेंट होती है, अदरवाइज सीएनएस इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं हो रही होती। उसके बाद अगर हम सल्फेटाइड वाले पाथवे पर आएँ, तो सल्फेटाइड वाले पाथवे में अगर हमारे पास अराइल सल्फेटेज नहीं होगा तो सल्फेटाइड्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। कॉग्निटिव टेरिएशन, डीमाइलिनेशन, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस एंड डिमेंशिया, नर्व स्ट्रेन, येलोइश ब्राउन विद क्रिसाइल वॉयलेट, मेटाक्रोमेसिया। ठीक है, नर्व का स्टेनिंग कलर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम मेटाक्रोमेसिया कहते हैं। इस वजह से सब डिजीज़ को मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी कहते हैं। दूसरी बात ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, इसमें ल्यूकोसाइट्स में भी डिस्ट्रॉफी हो जाने लग जाती है। मल्टीपल सल्फेटेज डेफिशिएंसी ड्यू टू डेफिशिएंट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ सेवरल सल्फेटेजेस। ऑल राइट, देन अगर हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज डेफिशिएंट हो जाए तो इसको हम क्रैब डिजीज कहते हैं। इसमें ग्लोबॉइड सेल ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, अकुमुलेशन ऑफ गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड्स, बिकॉज इधर गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड है अगर आप देखें तो। ठीक है, गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड है तो इसमें इसकी एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी। ग्लूकोसेरिब्रोसाइड की एक्यूमुलेशन कहाँ हो रही थी? इधर बीटा ग्लूकोसाइडेज डेफिशिएंसी में, और गैलेक्टोसाइडेज में गैलेक्टोसाइल सेरेब्रोमाइड की सेरिब्रोसाइड की डेफिशिएंसी होगी। इस डिजीज़ को हम गॉशर्स कह रहे थे। ठीक है, और इस डिजीज़ को हम क्रॉप डिजीज़ कह रहे हैं। ठीक है, इसमें मेंटल एंड मोटर रिटोरिएशन है, ब्लाइंडनेस और डेफनेस है, नियर टोटल लॉस ऑफ माइलिन, ग्लोबॉइड बॉडीज, ग्लाइकोलिपिड लेडन मैक्रोफेजेस। जो मैक्रोफेजेस ने उन ग्लाइकोलिपिड्स को फैगोसाइटोस किया होगा, इनगल्फ किया होगा, उसकी वजह से उनकी अपीयरेंस ऐसी हो जाती है वाइट मैटर ऑफ ब्रेन में। हम उनको कहते हैं ग्लोबॉइड बॉडीज। दे आर सीन इन द हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ ब्रेन। उसके अलावा अगर आप स्विंगोमाइलिन वाले पाथवे पर आए तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, निमान-पिग डिजीज़, और इसमें भी चेरी रेड मैकुला होता है, ये मैं वहाँ बताना भूल गई थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अगर आपके पास सेरामिनिडेज़ की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसको हम फार्बर डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ सेरीमाइड। ठीक है, क्योंकि सेरीमाइड डिग्रेड नहीं होगा। उसके अलावा पेनफुल एंड प्रोग्रेसिव जॉइंट डिफॉर्मिटीज़, सबक्यूटेनियस नोड्यूल ऑफ लिपिड लेडन सेल्स, होर्स क्राई, टिश्यूज़ शो ग्रैनुलोमास। ग्रैनुलोमास फॉर्मेशन होगी और उन ग्रैनुलोमास के अंदर हमें सेरामाइड मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिग्रेडेशन एंड क्लिनिकल एंड डिजीजेज रिलेटेड टू द ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, हमने पूरा चैप्टर जो है वो रिलेटेड टू दीज थिंग्स हमने कंप्लीट कर लिया है। बस एक क्वेश्चन और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ करेंगे। दैट्स ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।